यंग फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसा कि वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा, नो हार्ड वर्क नो स्मार्ट वर्क हैक्स। ठीक है, इस वीडियो सीरीज में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, बहुत बार ऐसा होता है जब हम क्वेश्चंस को देखते हैं, जब किसी भी यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग काम नहीं करता। हमें लगता है कि यार इतना मुश्किल क्वेश्चन है, मुझसे तो कहीं हो पाएगा, यार ये तो टॉपिक मैंने पढ़ा ही नहीं है, या इसमें आधा 50-50% आई एम श्योर कि ये आंसर हो सकता है, बट आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं होते कि इसका आंसर क्या होगा। कुछ ऐसे मेथड्स मैं आपको इस वीडियो सीरीज में सिखाऊंगा जिससे आप इजीली जो है मिनिमम 5 से 10 नंबर गारंटेड बढ़ा सकते हो। ये पूरी सीरीज कंप्लीट करने के बाद हर वीडियो में ऑलमोस्ट हम 8 से 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उन तरीकों को सीखेंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है, कैसे आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। वो सब चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में तभी बनाऊंगा जब आप सब लोग कहेंगे कि सर बनाओ नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, रीजन बीइंग आई डोंट वांट कि मैं अपनी तरफ से एफर्ट डालूं और आपको पसंद आए तो क्या फायदा है, राइट। ये इस सीरीज की पहली वीडियो होने वाली है। मुझे ऐसी उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप सबको बहुत ज्यादा खुशी होने वाली है, और अगर आप सबको खुशी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में कल ही आपके लिए लेके आऊं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहला क्वेश्चन आता है मन में कि सर किन किन लोगों के लिए वीडियो सीरीज बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, ये वीडियो सीरीज जो है हर उस बच्चे के लिए बेनिफिशियल होने वाली है जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर अपियर होना चाहते हैं तो, खासकर वो बच्चे जो ऑलरेडी सिलेबस अपना कवर कर चुके हैं, सबसे ज्यादा बेनिफिट उनको होगा। रीजन बीइंग आपने सिलेबस सारा कवर किया है, कुछ चीजें फिर भी ऐसी आती है, कुछ क्वेश्चन जो आपने कवर नहीं किया होता एग्जाम में। ठीक है, फ्रेशर्स बच्चे हैं जो अपनी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं, आप इस चीज को अगर अभी से सीख लोगे तो आने वाले एग्जाम्स में आप और बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। काफी सारे मेरिट आउट कैंडिडेट्स हैं, एक एक दो नंबर की वैल्यू जो है आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि कैसे एक नंबर से बाहर हो जाते हैं, तो आपको जो है मार्क्स बूस्ट करने में काफी मदद मिलेगी। तो हर एक वो बच्चा जो आने वाले यूपीएससी के एग्जाम में अपेयर होने वाला है या किसी भी एग्जाम में अपेयर होने वाला है, आपको ये सीरीज बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सीडीएस 1 2021 से। क्वेश्चन है व्हाट इज इत्तत ए द्वार। ऑप्शंस आर एन उर्दू मैगजीन पब्लिश्ड फ्रॉम लखनऊ, एन ई फाइलिंग पोर्टल ऑफ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, अ रिलीजियस मोन्यूमेंट, नेम ऑफ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को पहली बार में सही करेंगे। ठीक है, अब नाम से पता चल रहा है इत्तत ए द्वार, कुछ ऐसा होगा जो रिलीजियस हो सकता है, राइट। अब जिस बच्चे ने करंट अफेयर, ये बाय द वे करंट अफेयर का टॉपिक है, जिस बच्चे ने करंट अफेयर नहीं पढ़ा तो वो इस क्वेश्चन को छोड़ के आएगा। रीजन बीइंग यार मैंने तो पढ़ाई में क्यों लगाऊं, नेगेटिव मार्किंग का डर। बट दोस्तों जीवन में ना रिस्क लेना बहुत जरूरी है। हर एक वो आदमी जो अपने जीवन में रिस्क लेता है, ज्यादातर चांसेस ऐसे होते हैं वो कामयाब हो जाता है, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी चीज है जहां पे आप रिस्क ले रहे हो, चांसेस आर देयर आप कामयाब हो जाओगे। और जब कामयाब हो जाते हो आप तो जो रिवॉर्ड जो है वो बहुत बड़ा लगता है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आप देखो, नाम से तो हमें ऐसा लग रहा है कुछ उर्दू टाइप का नाम है, कोई मोन्यूमेंट भी हो सकता है, द्वार से दरवाजा भी बन रहा है, इत्तत द्वार से कोई मुस्लिम नेम टाइप से लग रहा है, तो हो सकता है इसका उर्दू मैगजीन पब्लिश फ्रॉम लखनऊ हो सकता है आंसर, रिलीजियस मोन्यूमेंट हो सकता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी कोई ऐसा दरवाजा हो इंडिया में। ठीक है, बट हम कॉमन सेंस से अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, करंट अफेयर में पढ़ा होगा तो आप कर ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन वो बच्चा जिसने आज तक कुछ नहीं पढ़ा इसके बारे में, कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शंस को एक बार केयरफुली देखते हैं। एन उर्दू मैगजीन पब्लिश फ्रॉम लखनऊ। ठीक है, दूसरा जो है आपका, जस्ट अ सेकेंड भाई, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, एन ई फाइलिंग पोर्टल ऑफ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, अ रिलीजियस मोन्यूमेंट, नेम ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अभी भी आपको समझ में नहीं आया क्योंकि जो जब आपको कंसेप्ट नहीं पता होता ना तो कितनी 50 बार भी पढ़ोगे नहीं कर पाओगे आप आंसर। पहली बात तो अभी वीडियो को पॉज करो, तुरंत कॉपी पेन पे कहीं इसका आंसर लिखो, फिर देखना जो मैंने लॉजिक लगाया क्या आप वो लगा पा रहे हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। इत्तत ए द्वार। ठीक है, अगर मैं इस ऑप्शन को, सेकंड ऑप्शन को ध्यान से देखूं, एन ई फाइलिंग पोर्टल ऑफ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, ई आई टी ए टी, ई फाइलिंग पोर्टल ऑफ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। ई से आपका ई फाइलिंग हो गया, आईटी से इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल हो गया आपका आंसर। सोचो क्या इस वे में आपने कभी सोचा जिंदगी में कि यार इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, बट सोचो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आप इसको छोड़ के आओ,
2.67 मार्क्स आपके चले जाएंगे अगर आप गलत आंसर लगाओगे, और अगर सही आंसर लगा पाओगे तो 2.67 मार्क्स मिलेंगे, गलत लगाओगे 0.67 लगा लो, मार्क्स आपके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। दिस इज द वेरी सिंपल एंड यूजफुल हैक विच यू कैन यूज इन एग्जाम्स, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कुछ कुछ चीजें ना आपको खुद के लाइफ से रिलेटेड आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, कि सिचुएशन किस तरीके की आती है लाइफ में, तो क्या उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आपको दिमाग अपना खुला रखना है, नॉलेज को एक्सपेंड करते चले जाना है, जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूं। क्वेश्चन है, द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सीडीएस का क्वेश्चन है। अब जनरली बच्चे इसको कर देंगे, बट कोई तो बच्चा ऐसा होगा जो इसको नहीं कर पाएगा, उस बच्चे के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, क्या बोल रहा है, द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि अगर अर्थक्वेक आता है तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन है जिसका कोई इंपैक्ट नहीं है अर्थक्वेक पे। यानी कि अर्थक्वेक का जो डैमेज होगा इन 4 ऑप्शन में से उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अर्थक्वेक आए ना आए, ज्यादा आए कम आए, डजंट मैटर। ठीक है, ऑप्शन को देखते हैं। पहला है स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक। ठीक है, मान लीजिए किसी जगह एक कोई पर्टिकुलर लोकेशन है, वहां पे जो है अर्थक्वेक आया आपका फॉर एग्जांपल 3.5 मैग्नीट्यूड का। ठीक है, दूसरी जगह सेम उसी जगह पे अगर अर्थक्वेक आए 6.5, 7.5, 8 मैग्नीट्यूड का, तो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक के ऊपर फर्क पड़ेगा स्ट्रेंथ का, अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पॉपुलेशन डेंसिटी, एक ऐसी जगह अर्थक्वेक आ रहा है जहां पे गिने चुने 100 लोग रहते हैं पूरे 2-3-4 किलोमीटर के एरिया में, जैसे अपना अरुणाचल प्रदेश। एक अर्थक्वेक आ रहा है दिल्ली के अंदर जहां पे 1 किलोमीटर के अंदर कम से कम 50,000 लोग रहते हैं, तो इसका भी फर्क पड़ेगा बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ बिल्डिंग। एक ऐसी बिल्डिंग है जो कि अर्थक्वेक प्रोन है, ठीक है, और एक ऐसी बिल्डिंग है जो नॉर्मल है। अर्थक्वेक प्रोन जो बिल्डिंग होगी वो शॉक को झेल जाएगी, जो नॉर्मल होगी वो गिर जाएगी, तो इसका भी इंपैक्ट है। नेक्स्ट आपका क्लाइमेट ऑफ एरिया। फॉर एग्जांपल एक जगह ऐसी है जहां पे आपका अर्थक्वेक आ रहा है, वहां पे गर्मी है, दूसरी जगह सर्दी है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, सर्दी में आओ, गर्मी में आओ, बारिश में आओ, आपका मॉनसून में आओ, कभी भी आओ अर्थक्वेक। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्लाइमेट ऑफ एरिया का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है आपका अर्थक्वेक से, ये इसका आंसर आएगा आपका। ठीक है, ऑल्दो क्वेश्चन इजी था, बहुत सारे लोग आप में से कर सकते थे क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रोल द क्लाइमेट। बाय द वे ये बहुत इजी क्वेश्चन डाले मैंने शुरू में, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, पूरा वीडियो देखना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रोल द क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट में और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है। टेम्परेचर जो है आपका उस पर्टिकुलर टाइम पे, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूं, रात के जो है 8:15 हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी अभी जो आपका वो है, सॉरी वेदर और क्लाइमेट में वेदर इंस्टेंट होता है, क्लाइमेट आपका कुछ पीरियड ऑफ टाइम का होता है, जैसे 20 साल 25 साल के उसमें। ठीक है, क्या लैटिट्यूड का क्लाइमेट पे फर्क पड़ता है 200%। ठीक है, इक्वेटर के जितना पास आप रहोगे उतनी ज्यादा गर्मी होगी, ऊपर चले जाओगे ठंडी हो जाएगी, बिल्कुल पड़ता है। ठीक है, एल्टीट्यूड का क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। हम दिल्ली में रहते हैं, नॉर्मल अपना जो भी है टेम्परेचर एक गर्मी है, सेम टाइम पे पहाड़ों में चले जाओ आप, ठीक है, लद्दाख चले जाओ, ठंड मिल जाएगी आपको, इसका भी फर्क पड़ता है। नेक्स्ट आपका फॉरेस्ट कवर। क्या फॉरेस्ट कवर का फर्क पड़ता है, 200% पड़ता है। एक जगह ऐसी है जहां पे बहुत हरियाली है, मध्य प्रदेश का एरिया लगाओ, बहुत हरियाली है, ठीक है, सेम टाइम पे आप राजस्थान में चले जाओ, वहां बहुत गर्मी है, क्यों, फॉरेस्ट कवर ही नहीं है, तो इसका भी फर्क पड़ता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड, 2 लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, क्या इसका कुछ फर्क पड़ेगा, इसका क्लाइमेट पे कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, सॉरी ये दोनों के बीच में डिफरेंस है उसका तो पड़ेगा, एक लॉन्गिट्यूड के ऊपर कोई चीज यहां पे है, कोई चीज यहां पे है, इसमें कोई फर्क पड़ेगा, दोनों के बीच में कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इसका जो आंसर आएगा आपका लॉन्गिट्यूड आएगा। ओके, लैटिट्यूड का पड़ता है बाय द वे। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, सीएससी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है। अब जनरली जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, अब जैसे क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू द 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 64 योगिनी टेम्पल मोनेरा, सॉरी मोरेना, ठीक है, मोनेरा वो साइंस वाला निकल गया मेरे मुंह से, सॉरी। तो 64 योगिनी टेम्पल, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे सीपीए वाले शायद ना पढ़ा हो, आर्ट एंड कल्चर में शायद ध्यान ही ना दिया हो कभी, तो जनरली क्या करेंगे, ऐसे बच्चे स्टेटमेंट पढ़ के अच्छा ठीक है यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, आगे बढ़ता हूं, यही गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, बाय द वे ऐसे क्वेश्चन को ना बिल्कुल लास्ट में सॉल्व करते हैं, रीजन बीइंग पहले जैसे आपका 2 घंटे का एग्जाम है, पहले 60 मिनट के अंदर जो है वो क्वेश्चन करो जो देखते ही आपके सोल्व हो रहे हैं चुटकी में, तुरंत गदागद 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 सब कर दो सोल्व। ठीक है, ये क्वेश्चन वो होते हैं जो लास्ट के लिए लॉजिक और टाइम लगता है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, एलिमिनेशन में टाइम लगता है। ठीक है, अब जो बच्चा होगा जो जनरली देख के क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं यार ये तो सोल्व नहीं हो पाएगा, छोड़ देता हूं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, लेकिन एक स्मार्ट बच्चा जो हैक यूज करता है वो कैसे कर सकता है इसको वो देखते हैं। इट इज ए सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द राइन ऑफ कचकचा
पगाटा जो भी डायनेस्टी है, ठीक है, मैंने तो कभी सुना ही नहीं, 64 योगिनी के बारे में नहीं सुना, मे भी हो, क्या पता, आई डोंट नो। नेक्स्ट है आपका, इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया, सोचेंगे इसके बारे में भी। इट वॉज मीन टू प्रमोट द वैष्णव कल्ट इन द रीजन, इसके बारे में भी सोच लेंगे। इट्स डिजाइन हैज बीन गिवन राइज टू अ पॉपुलर बिलीफ दैट इट वॉज एन इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग, में भी हो सकता है भाई, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। सेकंड ऑप्शन को एक बार दोबारा देखिए, इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया, ये जो वर्ड है ना, ये सबसे खतरनाक है, ठीक है। इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल विच इज बिल्ट इन इंडिया, इंडिया के अंदर लाखों टेम्पल है, क्या यूपीएससी इन सबको जाके देखा है कि वो सर्कुलर है, स्क्वायर का है, ट्रायंगुलर है, कैसा है? वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट। मतलब हो सकता है ना कि यार मेरे आजू बाजू में 100-200 मीटर पे मेरे घर के पास कोई सर्कुलर टेम्पल हो, यूपीएससी को क्या पता? यूपीएससी को तो उनको पता है जो फेमस है, बुक्स के अंदर लिखे हुए हैं। तो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा यूपीएससी की, इस तरीके की स्टेटमेंट देगा। ये वो स्टेटमेंट है जो आपको पकड़नी है कि भाई यूपीएससी जानबूझ के डाली है। सोचो ये स्टेटमेंट पे आप श्योर हो जाओ कि यार ये स्टेटमेंट मुझे थोड़ी सी एक्सट्रीम लग रही है, तो इसको जो है मैं एलिमिनेट कर सकता हूं। ऑप्शंस पे चलते हैं। पहला ऑप्शन है 1 एंड 2, दूसरा ऑप्शन है 2 एंड 3, तीसरा है 1 एंड 4, चौथा है 2, 3 एंड 4। बाय चांस अगर मैं सेकंड ऑप्शन को मान लूं कि ये इनकरेक्ट है, तो क्या मेरा क्वेश्चन बनेगा? ये 1 एंड 2 है, काट दो, 2 एंड 3 काट दो, ये भी काट दो, ये ऑप्शन बचा आपका 1 एंड 4, यही आपका आंसर है। बताओ कैसा लगा? ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये तो आपको आंसर पता था तो आपने लगा दिया। भाई मैं एग्जाम हॉल में होता तो भी यही कोशिश करता, इस तरीके से ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करता। इस चीज की ना बुराई मत करो कि सर आपको तो आंसर पता है, तो आप मेथड देखो कि आप अगर फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर लगाओ तो क्या आप इसको सोल्व कर सकते हो, वो चीज पकड़ने की कोशिश करिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये थोड़ा सा एक्सट्रीम क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन के लिए ना नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा जिस बच्चे ने नहीं भी पढ़ा वो भी कर दिया, मैंने नहीं पढ़ा इसके बारे में, मुझे नहीं पता, बट मैंने क्वेश्चन कर दिया। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज, आपको पता होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। बाय द वे कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन की 3 स्टेटमेंट दिए, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स अबाउट द रोलेट एक्ट ऑफ 1919। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि रोलेट एक्ट क्या था 1919 का। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट वाज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। पॉसिबल है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया होगा। ठीक है, मिलता जुलता है तो मैं भी कर दिया हूं। ठीक है, सेकंड है खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड टू अपोज दैट एक्ट। ओके, सेकंड स्टेटमेंट भी सुनी सुनी सी लग रही है। थर्ड स्टेटमेंट है व्हाइल गांधी जी वाज अरेस्टेड द लोकल लीडर्स वर अलाउड टू कंटिन्यू द प्रोटेस्ट। अब क्या है ना, हम दिमाग पे जोर नहीं डालते, स्टेटमेंट पढ़ी आगे बढ़ जाते हैं सीधा। व्हाइल गांधी जी वाज अरेस्टेड द लोकल लीडर्स वर अलाउड टू कंटिन्यू द प्रोटेस्ट। ठीक है, अब दिमाग लगाओ एक सेकेंड। व्हाइल गांधी जी वाज अरेस्टेड यानी कि गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। द लोकल लीडर्स वर अलाउड टू कंटिन्यू द प्रोटेस्ट, मतलब ऐसा कभी देखा है अंग्रेजों के काल में आपने कि गांधी जी को तो अरेस्ट कर लिया, हाँ भाई ठीक है, हम ना आपके लीडर को लेके जा रहे हैं गांधी जी को, आप करते रहो प्रोटेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। आपको नहीं लगा थोड़ा सा अचंभित करने वाली स्टेटमेंट है? यही यहां पे आपको जो है पकड़नी है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अंग्रेज कभी भी नहीं ऐसा करेंगे कि गांधी जी को छोड़ दें तुम करते रहो प्रोटेस्ट, ऐसा थोड़ी ना होता है, गलत है। यानी कि आपका ये 3 वाला जो ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो गया आपका। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, 3 वाला गलत हो गया क्योंकि एक स्टेटमेंट गलत है, तो 3 वाला आपका नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म टू अपोज द एक्ट, यानी कि खिलाफत कमिटी जो है बनी थी इस एक्ट को अपोज करने के लिए। अब यहां पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये दोनों ही इवेंट जो हैं आसपास के ही हैं, 1919 1920 के आसपास के। ठीक है, खिलाफत कमेटी जो बनी थी वो कैलिफेट के आगे उसमें बनी थी फेवर में कि भाई आपने जो खिलाफत को जो वर्ल्ड वार 1 में जो है वो जो हटा दिया था, जो भी किया था उसके अगेंस्ट बनी थी, ना कि रोलेट एक्ट के अगेंस्ट। राइट, तो इसमें जो है ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी गलत होगी। ठीक है, अब ये 2 स्टेटमेंट जब आपकी गलत होगी, पहले वाली जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, काउंसिल है, लेजिस्लेटिव है, इंपीरियल है, उस टाइम पे तो इंपीरियल ही थी। तो अगर 1% रिस्क आप ले भी लोगे कि यार चलो पहले वाली सही हो सकती है, बट 2 का तो लॉजिक लगाया आपने, तो ये 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट आ गई आपकी। क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, यानी कि 2 नहीं है, तो 2 आंसर आ जाएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे इसमें जनरली इसको छोड़ ही देंगे, बट यहाँ पे नोट अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कितनी स्टेटमेंट ऐसी जो सही है, कोई 1 पे लगा देगा क्योंकि पहली तो सही है, बट नोट करेक्ट पूछा है तो 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा टफ है बट ठीक है।
जिन लोगों ने पढ़ा है एटलीस्ट वो तो कर पाएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट आ जाओ, सीएपीएफ का ही क्वेश्चन है, आई थिंक 2022-23 का होगा। द बहामनी आर्किटेक्चर इन द डेक्कन इज मार्क्ड बाय इट्स डिस्टिंक्ट ओरिजिनलिटी एंड इंडिपेंडेंट स्टाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बहामनी आर्किटेक्चर आर करेक्ट। ठीक है, आप एक चीज और सोच के चलना, जितना बड़ा क्वेश्चन आपको यूपीएससी देगा उतना ज्यादा डराने की कोशिश करेगा, डरना नहीं है। क्योंकि यूपीएससी को पता है 1 लाख बच्चा अगर बैठेगा ना, 99,900 बच्चा ऐसा होगा जो छोड़ ही देगा देखते ही, अरे बहामनी किंगडम सुना ही नहीं कभी, क्या करूं। ठीक है, 100 बच्चे जो वो दिलेर होते हैं, जो लॉजिक ढूंढते हैं कि चलो यार क्वेश्चन तो पढ़े, पहले ही हार मान ले क्या, नहीं। पहला स्टेटमेंट है, इट डिराइव्ड इट्स एलिमेंट्स फ्रॉम द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड दैट ऑफ डिस्टेंट पर्शिया। ठीक है, हो सकता है कि भाई दिल्ली से लिया हो आर्किटेक्चर के स्टाइल के एलिमेंट, कुछ पॉसिबल है। द फोर्ट बिल्ड बाय बहामनीज वर अनडाउटली द ग्रेटेस्ट मोन्यूमेंट फार एक्सीडिंग एनी ऑफ द सेम पीरियड इन द यूरोप। ये जो वर्ड है ना, एनी ऑफ, क्या बोल रहा है कि जो बहामनी किंगडम के जो मोन्यूमेंट थे उससे बेहतर तो यूरोप में भी कोई नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, बहामनी क्या था, छोटा सा किंगडम, यूरोप कितना बड़ा। आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगी? यही हमें ढूंढना है, थोड़ा सा रिस्क लो, काट दो इसको, तीसरे पे चलते हैं। बहामनी आर्किटेक्चर डिड रिफ्लेक्ट अ हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ बोथ द हिंदू एंड इस्लामिक स्टाइल। मुझे नहीं पता है नहीं है, बट मैं अभी के लिए इसको डाउटफुल रखता हूं, इसको भी डाउटफुल रख लेता हूं, बट सेकंड में है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं। सेकंड काट दो, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, एक ही ऑप्शन बचा 1 एंड 3। अगर हिम्मत है रिस्क लेने की, 2 नंबर चाहिए तो ले लो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको करना है। नेक्स्ट पे आ जाओ। Which of the following sectors have been identified as the critical sectors? Which of the following sectors have been identified critical sectors by the National Critical Information Infrastructure Protection Center? 100 बच्चों में से 99 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नाम भी नहीं सुना होगा, और 1900 बच्चों में से 90 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इसको अटेम्प्ट भी नहीं किया होगा। ठीक है, 10 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा, या तो कोई तुक्का मार के आया होगा सीधा सीधा, या किसी ने लॉजिक लगाया होगा तो कर दिया होगा। क्या पूछ रहा है, नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। ठीक है, कोई मतलब कोई बॉडी के बारे में बात हो रही है, कोई डिपार्टमेंट हो सकता है जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता है। ठीक है, अब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कौन से होते हैं जिनका एकदम से इंपैक्ट होता है, गेटिंग माय पॉइंट। फॉर एग्जांपल थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, एकदम से बंद कर दिया उसका सिस्टम सारा, कितना बड़ा थर्मल पावर प्लांट है, राइट, तो एनर्जी क्राइसिस हो सकते हैं, क्रिटिकल है, बिल्कुल है जी। इंडस्ट्री में कोई भी इंडस्ट्री बड़ी बड़ी जैसे हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई ऑक्सीजन बना रही है इंडस्ट्री, ठीक है, अब ऑक्सीजन को सप्लाई बंद कर दोगे तो आप कैसे काम चलेगा, राइट। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सबसे इंपॉर्टेंट, एकदम से फ्रॉड हो जाता है हजारों लाखों करोड़ का, पता ही नहीं चलता। एजुकेशन क्वाइट पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। इरिगेशन रियली, मतलब इरिगेशन से कौन सा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैम्पर हो रहा है आपका, सोचो। इरिगेशन इज लाइक कि भाई पानी जाना था नहीं दिया, कल आ जाएगा, कुछ फर्क थोड़ा ना पड़ रहा है। तो इसको मैं एक टाइम के लिए मान लूंगा कि यार इरिगेशन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑप्शंस देखो, चौथा ऑप्शन एलिमिनेट कर दो कि भाई ये नहीं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिकल सेक्टर हो सकता, बाकी कोई भी हो। चौथा ऑप्शन एलिमिनेट करो, ये चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, क्या बचा आपका 1 एंड 3, पावर एंड एनर्जी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। अब इंडस्ट्री में कोई डायरेक्टली नाम नहीं लिया इन्होंने, ये चीज आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। ऑक्सीजन का भी था, ऐसा तो होगा नहीं कि पूरी ही इंडस्ट्री बंद हो जाएगी एक ही दिन, जैसा मैंने बताया आपको, एक प्लांट बंद हो गया दूसरे तो चल रहे हैं ना, ठीक है। ऐसे ही लॉजिक तो पावर में भी चला जाएगा, बट स्टिल पावर इज अ वेरी बिग सेक्टर, ठीक है। तो थोड़ा सा इस तरीके से आपको करना है, मेन जो है आपको ये चीज पकड़ना है, ठीक है। इवन अगर आप 5वें कोई पकड़ के चलोगे कि एजुकेशन भी इतना क्रिटिकल तो नहीं है, 5वें में अगर चलोगे तो भी आप एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, इसलिए आप देखोगे ऑन द पॉइंट टू द स्पेसिफिक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसको जो आप इस तरीके से कर सकते हो, तो यहाँ पे इरिगेशन को हटाओगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये था बाय द वे आईटी एक्ट 2000 के अंदर जो है सारी चीजें दी हुई थी, उसी के बेसिस पे इसको बनाया था। नेक्स्ट आ जाइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ फूड ग्रेन्स वर इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 to 72। अब जिन बच्चों को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे में, वो भी इसको छोड़ के आएंगे, यार क्यों रिस्क लूं, इतने सारे हैं मुझे तो नाम ही नहीं पता, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाओगे,
हमेशा आप सुनते हो कि सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ पंजाब और हरियाणा को हुआ, सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो पंजाब हरियाणा को हुआ, कैंसर्स के पेशेंट मिल रहे हैं वहां पे। उसी के दूसरी साइड आप देखोगे सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुआ वो पंजाब हरियाणा का हुआ, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दिया एकदम से ये वो। इन स्टेट का शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का। रीजन बीइंग ग्रीन रिवोल्यूशन जो शुरू हुआ था आपका फर्स्ट फेज में, फुल फ्लैज हरियाणा पंजाब में हुआ था, कुछ पार्ट ऑफ राजस्थान, लिटिल बिट ऑफ उत्तर प्रदेश जो आपका वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है वहां पे, बट साउथ में उस टाइम पे नहीं पहुंचा था। अगर गया भी होगा तो महाराष्ट्र के कुछ एरियाज में। फेज 1 में यही इंपॉर्टेंट 2 स्टेट थे, पंजाब और हरियाणा। ये इसका आंसर है, 3 and 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब यहां पे जो है लॉजिक काम नहीं करेगा, आपको नॉलेज भी होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए, कंसिडर द फॉलोइंग पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड। सीएससी का क्वेश्चन है आपका। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस। ठीक है, एक चीज और समझ के चलिए, जब इस तरीके का यूपीएससी कोई क्वेश्चन बनाता है ना, तो ज्यादातर चांसेस आर देयर कि क्वेश्चन सही आप प्रेडिक्ट कर पाओगे। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, ये आपका वोल्केनो है, यहां से इरप्शन हो रहा है, इस इरप्शन के थ्रू जो ये इरप्शन है इसमें से क्या क्या चीजें बाहर निकल रही हैं। ठीक है, अब बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये रिसर्च की होगी कि किसकी इस वोल्केनो से क्या क्या चीज बाहर निकल रही होगी। ठीक है, उसके बाद क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन में डालेगा जो जिसके ऊपर खुद बच्चा डाउट करे? नहीं डालेगा। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन दिए, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस दिया है, एश एंड डस्ट दिया है, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड। ठीक है, तो ये चारों के चारों ऑप्शन ही सही है। ठीक है, सोचिए हजारों वोल्केनो डेली इरप्ट हो रहे हैं आपके, किसने जाके देखा है कि अब इसमें जो है इसका नेगेटिव वाला अगर वो देखो दूसरी साइड कि सर वोल्केनो में ना कोई भी वोल्केनो इरप्ट हो जाए उससे नाइट्रोजन कंपाउंड तो निकल ही नहीं सकते। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? यार हजारों वोल्केनो, क्या पता किसी में निकल जाए, है ना। जो ये अनसर्टेनिटी है ना, यही आपको एज दिलाएगी एग्जाम में। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर है ऑल 4, सभी जो है निकलते हैं। बाय द वे दीज स्टेटमेंट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू एनसीईआरटी, जाके पढ़िए एनसीईआरटी का जो चैप्टर है आपका वोल्केनो वाला, उसके अंदर है, इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर दिया हुआ है चारों स्टेटमेंट। ठीक है, सीएससी का क्वेश्चन था आपका। अगले पे चलते हैं। मजा आ रहा है बाय द वे? मजा आ रहा है तो कमेंट कर दो, मजा आ रहा है सर। 12th क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू, बाय द वे ये भी यूपीएससी सीएससी का क्वेश्चन है, आईएएस एग्जाम का। विद रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है इट इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेस विद द एल्टीट्यूड। सेकंड है इट्स प्रेजेंट इज मैक्सिमम एट द पोल्स। ठीक है, वाटर वेपर को समझो पहले क्या होता है, बहुत ही पानी की छोटी छोटी बूंदे। ठीक है, अब वाटर वेपर जो है कहां बनता है, सोचो आप, नदी नाले पहाड़। ठीक है, सॉरी नदी नाले समुंदर। ठीक है, पानी जब आपका गर्म होता है इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होके जो है ऊपर उठता है, उसी से वाटर वेपर बनता है। ठीक है, अब वाटर वेपर जो है ना ऐसा नहीं है कि 100-200 किलोमीटर ऊपर जाके बनेगा। ठीक है, अप टू अ सर्टेन हाइट, कुछ हाइट के ऊपर जाके बन जाएगा। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है इट इज अ गैस, बिल्कुल सही बात है। द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेस विद द एल्टीट्यूड, ये भी बिल्कुल सही बात है। जितना वाटर वेपर आपका अप टू 100-200 मीटर 500 मीटर पे आपको मिलेगा वाटर वेपर, वो 100 किलोमीटर ऊपर जाके नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। सेकंड पे आ जाते हैं, इट इज द परसेंटेज, इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स। सोचो पोल पे आपका वाटर वेपर कैसे बन सकता है, इवन बन भी जाएगा तो बहुत ही कम क्वांटिटी में होगा। ठीक है, नेग्लिजिबल। क्यों? 2 रीजन है। पहली चीज तो बर्फ ही बर्फ है हर जगह। ठीक है, पोल्स के ऊपर आप जाके देखोगे बर्फ जमी हुई है हर उसमें। ठीक है, अनदर थिंग वहां पे सनलाइट ही नहीं पहुंच रही, गर्म कैसे होगा वो, राइट। तो वाटर वेपर बनने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गर्मी चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कि -0 डिग्री टेम्परेचर में वाटर बन के उठ रहा है आपका, अप टू ए सर्टेन टेम्परेचर के बाद ही बनेगा ना वाटर वेपर। तो ये गलत स्टेटमेंट है आपकी। क्या आंसर आएगा? 1 ओनली। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका ब्लू कार्बन। व्हाट इज ब्लू कार्बन? यूपीएससी सीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शंस आर कार्बन कैप्चर्ड बाय द ओशन इन कोस्टल इकोसिस्टम, कार्बन सीक्वेस्टेड in the forest biomass and the actual soils, agricultural soil, carbon contained in petroleum and natural gas, carbon present in the atmosphere. ठीक है, चारों ही ऑप्शन में कार्बन दिया हुआ है कॉमन। ठीक है, ब्लू क्या होता है? ब्लू आपका ओशियन, एटमॉस्फेयर भी ब्लू होता है, बट सर्टेन नहीं है कि हर बार ब्लू ही हो जाएगा। ठीक है, रीजन भी व्हाइट भी दिखता है कई बार ब्लैक भी हो जाता है एटमॉस्फेयर जब बारिश आनी होती है, तो ये फिक्स नहीं है।
बट ब्लू इज फिक्स। रीजन बीइंग ओशन ब्लू कलर का ही होता है। तो इफ आई टेक द रिस्क ऑफ मार्किंग दिस क्वेश्चन एज एन ए ऑप्शन, क्या मेरा सही हो सकता है? 200%। रीजन बीइंग ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, तो सारा ही वो ब्लू से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम ब्लू कार्बन दिया गया है। ठीक है, बाकी ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब ऐसे उसमें ना, अब बच्चों को आएगा कि सर जरूरी थोड़ा ना है कि ये लॉजिक हर जगह लग जाए, हर जगह नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल इन लॉजिक के बेसिस पे आपने 20 क्वेश्चन को मार्क किया एग्जाम हॉल में, ठीक है, 20 ऐसे कर नहीं पाओगे, इतने नहीं आते, 10 मान लो फिर भी, ठीक है, 10 क्वेश्चन को आपने मार्क किया। मैं कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, 10 में से 5-6 कुछ तो ठीक होंगे। मान लो आपके 10 मार्क आपने किए डरते डरते, बट उसमें से 10 में से 6 ठीक हो गए, आपके 12 नंबर हो गए। 4 जो गलत हुए 0.67 के हिसाब से कितना हुआ? 70 ही मान लो, 2.8। तो 12 में से 2.8 घटाओ, नेट में आप फिर भी जो है 9.2 मार्क्स मिलेंगे आपको। और दूसरा ऑप्शन है कि कुछ भी नहीं मिलेगा। 9.2 मार्क्स का मतलब पता है क्या है? आप 9.2 मार्क्स में आपका कम से कम 100 से 150 नंबर का फर्क हो जाता है। 100 रैंक का फर्क हो जाएगा। या तो आप मेरिट आउट ही हो जाओगे, या मेरिट में आओगे तो ऊपर चले जाओगे 100 बच्चों से। ठीक है, दिस इज द रीजन कि इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना चाहिए। ठीक है, अलग अलग एग्जांपल्स देखे हमने। ठीक है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं वीडियो में कुछ सीखा होगा आपने, प्रोडक्टिव होगा आपका जो भी टाइम हमने इसमें लगाया। अगर आपको वीडियो जेन्युइनली पसंद आई हो तो सच बताना, मतलब मुझे झूठी तारीफ नहीं चाहिए। अगर आपको ये क्वेश्चन जेन्युइनली अच्छे लगे हों तो प्लीज कमेंट कर दो कि सर नेक्स्ट पार्ट बनाओ। तुरंत जो है मैं कल ही इसका नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा, ताकि और क्वेश्चंस आप देखो और बेटर तरीके से जो है आप एग्जाम में एलिमिनेट कर पाओ। ये ना थिंकिंग डेवलप करने वाली बात है, फिर आप किसी भी पेपर में बैठो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, और हर पेपर में बिलीव मी और नॉट 5, 7, 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप रिस्क आप ले सकते हो, और आपके हाई चांसेस आर देयर यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। जाते जाते सिर्फ एक चीज मांग रहा हूं आपसे, कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और एक चीज और कर दो, गूगल मैप्स पे जाकर रिव्यू कर दो। आप लोग कर नहीं रहे हो, प्लीज। इतने सारे लोग वीडियोस देखते हैं, किसी को तो अच्छी लग रही होगी, किसी ने तो कुछ नया सीखा होगा। एक बार जाके आपकी 2 मिनट लगेंगे, जस्ट स्टडी फंडा सर्च करना है, सर्च भी मत करो, कमेंट सेक्शन का पिंड कमेंट जो है ना वहां पे मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करो, जाके 5 स्टार का जो भी आपको रेटिंग देना है, 5 स्टार 4 स्टार जो भी आपका मन करे। कुछ सीखा हो तो ऑब्वियसली 5 स्टार ही दे देना, रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, उसके बाद जो आपको लिखना है 2 लाइनों में, आप मेरे बारे में, रूपाली मैम के बारे में, जो भी इस चैनल से आपने सीखा, क्या हम जेन्युइनली आपकी कोई मदद कर रहे हैं नहीं कर रहे, जो आपका मन करे जाके लिख दो, इतना सा चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, लव यू ऑल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच।